सोने की थाली में और चांदी की चम्मच से खाना खाते हैं और किसान सड़कों पर धक्के खाते हैं और डंडे खाते हैं। ये 1 साल का इनका धान का दाम नहीं होगा। जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, धान लाओ इधर, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक सोयाबीन का भाव 6000 नहीं होगा, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक गेहूं का दाम 3000। क्या अब जीतू पटवारी और ज्योतिरादित्य सिंधिया हाथ मिला लेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी में जीतू पटवारी के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी हो पाएगी? ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी को लेकर इतने दावे क्यों किए जा रहे हैं? इसके पीछे कई उदाहरण हैं। मध्य प्रदेश में एक तरफ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होना और सत्र की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस पार्टी का सदन के अंदर सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन करना, मोहन सरकार को ललकारना और मोहन सरकार के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाना आंदोलन के जरिए, और वहीं जीतू पटवारी और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज चेहरों की गिरफ्तारी तक की बात आ जाना, यह दर्शाता है कि मोहन सरकार के 1 साल के कार्यकाल के बाद अब मोहन सरकार का टिकना मुश्किल नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन सिंह यादव सरकार में 5 साल अपना पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि मोहन सरकार कर्ज में डूबी हुई है, मोहन सरकार पर करोड़ों का कर्ज है। एक रिपोर्ट देखिए जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कितना बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि मोहन सरकार पर करोड़ों का कर्ज है और मोहन सरकार अगर कर्ज में डूबी रहेगी तो मध्य प्रदेश की समस्याओं का निपटारा, जनता की समस्याओं का निपटारा, जनता की सेवा योजनाओं को कैसे सुचारू रूप से चला पाएगी? देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप मोहन सरकार पर लगाया है। सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजनीतिक लाभ के लिए राज्य की जनता पर कर्ज का बोझ डाल दिया है और अभी भी कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। सिंघार ने दावा किया कि राज्य के कर्ज के कारण राज्य के प्रत्येक नागरिक पर 52,000 रुपए का कर्ज है। उन्होंने कहा, सरकार कर्ज ले रही है लेकिन राज्य में विकास नहीं हो रहा है। सरकार में कई पद खाली पड़े हैं। राज्य सरकार आदिवासियों के विकास के लिए पैसा देने में असफल नजर आ रही है। ये किसानों को खाद उपलब्ध कराने, लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को वादे के अनुसार 3,000 रुपए प्रति माह देने में भी असक्षम है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार धान और गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP देने में भी विफल रही है। जैसा कि पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार कर्ज लेना चाहती है लेकिन वह नहीं चाहती कि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। आपको बता दें कि 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में 164 विधायक सत्तारूढ़ बीजेपी के हैं, 65 विपक्षी कांग्रेस के हैं, जबकि एक भारत आदिवासी पार्टी का है। विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के जरिए किया गया और मोहन सरकार के कर्ज के कई खुलासे यहां पर किए गए। इतना ही नहीं, इस पूरे मुद्दे को लेकर जीतू पटवारी भी हल्ला बोलते हुए नजर आते हैं और जीतू पटवारी किस तरीके से भोपाल में बवाल कर देते हैं और किस जरिए मोहन सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं, ये सुनना जरूरी हो जाता है। साल होर्डिंग लगे हैं, 1 साल बेमिसाल, अरे 1 साल बेमिसाल कर्ज में, 1 साल बेमिसाल क्राइम में, 1 साल बेमिसाल करप्शन में, 1 साल बेमिसाल कमीशन में, 1 साल बेमिसाल दलित अत्याचार में, 1 साल बेमिसाल ऐतिहासिक बेरोजगारी में, 1 साल बेमिसाल आदिवासियों पर अत्याचार में, 1 साल बेमिसाल बहनों के बलात्कार में, 1 साल बेमिसाल घपले और घोटालों में, 1 साल बेमिसाल फर्जीवाड़े में, बच्चों की परीक्षाओं की, 1 साल बेमिसाल ट्रांसफर की फैक्ट्री लगवाने में। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, कई साथियों ने कहा पर्ची के मुख्यमंत्री,
मुख्यमंत्री पर्ची के ही है, सरकार पर्ची की है, कर्ज की, क्राइम की, करप्शन की और कमीशन की है। सरकार हर घंटे 5 करोड़ रुपए ऋण लेती है, हर रोज 120 करोड़ रुपए ऋण लेती है, हर महीने 3 से 4 हजार करोड़ रुपए ऋण लेती है, हर साल 1 लाख करोड़ रुपए ऋण लेती है। और इस ऋण की करती क्या है? ये हेलीकॉप्टर गया था ऊपर से, ये खरीदती है, हवाई जहाज का किराया देती है, विज्ञापन देती है, इवेंट करती है, मैनेजमेंट करती है। मुख्यमंत्री काम नहीं करते, अपना फोटो दिलवाते उसमें इस पैसे को खर्च करते हैं। इंग्लैंड जाते हैं, सोने की थाली में और चांदी की चम्मच से खाना खाते हैं, और किसान सड़कों पर धक्के खाते हैं और डंडे खाते हैं। यह है 1 साल का इनका हिसाब। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे जो यहाँ उपस्थित है, मैंने मंच के नेताओं के नाम नहीं लिए, आदरणीय प्रभारी जी भी है, आदरणीय उमंग सिंगार जी भी है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, पर मैं सबके पैर छू के अनुरोध करना चाहता हूं जो यहाँ बैठे हैं। मैं आप सब परिवार के लोगों को सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपको साधुवाद, धन्यवाद। मैं इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि बुधनी और विजयपुर की जनता ने हमें जिम्मेवारी दे दी है। उन्होंने हमें कहा कि यह सरकार संकल्प पत्र पूरा नहीं कर सकती, यह सरकार, यह बीजेपी का संकल्प पत्र पूरा नहीं कर सकती। 1 साल में इस संकल्प पत्र का 1 अक्षर भी नहीं पढ़ा गया, 1 अक्षर भी। इस संकल्प पत्र को पूरा करवाने की जिम्मेवारी अब विपक्ष की है, आपकी है, मंच पर बैठे हुए नेताओं की है। मैं अनुरोध करता हूं, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक कि 3,000 रुपया 3100 धान का दाम नहीं होगा, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, धान लाओ इधर, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक सोयाबीन का एक भाव 6,000 नहीं होगा, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक गेहूं का दाम 3,000 रुपए नहीं होगा, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ये सरकार ये धान 3100 रुपए में नहीं खरीदेगी, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ये सोयाबीन 6,000 रुपया सोयाबीन नहीं लेंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, ये मक्का 2500 नहीं बिकेगी। साथियों, हमारा दायित्व है विपक्ष का ईमानदारी से काम करें। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस देश में राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात की है। जातिगत जनगणना, ये जातिगत जनगणना है क्या? ये देश के अमीर और गरीब का पोस्टमार्टम। जातिगत जनगणना इस देश की आवश्यकता है। देश के संसाधनों पे गरीब का सबसे पहला हक है। यह जातिगत जनगणना का उद्देश्य है। मैं अनुरोध करता हूं, जातिगत जनगणना आर्थिक सर्वे, जो इकोनॉमिक सर्वे, इस हर जात के गरीब के लिए न्याय मांगने का काम करेगी। मैं सबसे विनम्रता से आग्रह करता हूं, जो मंच पे उनसे भी और जो नीचे उनसे भी, मैं जातिगत जनगणना की हम सब आज शपथ लेंगे। लोगों मेरे साथ हाथ ऊंचा करो। जहां हमने खुलासा किया कि एक तरफ लाडली बहना योजना है तो दूसरी तरफ कई ऐसी अन्य योजनाएं भी हैं जिन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के पास उचित पैसे की जरूरत होनी चाहिए। उचित पैसा उनके पास होना चाहिए, वो खजाना होना चाहिए सरकार के पास, जिससे जनता की समस्याओं को सुलझा सके, जिससे समस्याओं के साथ साथ उनकी आर्थिक सहायता कर सके। लेकिन सरकार पर आरोप कर्ज को लेकर विपक्ष के दलों द्वारा लगाया गया और कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं मिल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेती हुई नजर आ सकती है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं वो कदम जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा के अंदर उठाया। दरअसल लोकसभा के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बिल पेश हो रहा था।
पास होने के लिए सांसदों की संख्या जरूरी थी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा व्हिप जारी कर दिया गया था कि सभी सांसदों की मौजूदगी संसद के अंदर चाहिए ही चाहिए, चाहे किसी भी काम में हो, लेकिन आपको अपनी मौजूदगी पेश करनी पड़ेगी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित 20 सांसद संसद के अंदर मौजूद नजर नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के इन आदेशों की अवहेलना करते हुए दिखाई दिए और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लग रहे हैं कि क्या नाराज है ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से? क्या बीजेपी ने जो आरोप सिंधिया पर लगाए थे, क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को? कई बड़ा कारण यहाँ पर नजर आता है, कई बड़े संकेत मिलते हैं और ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब खुद की ही पार्टी के चेहरे उतर रहे हैं और दूसरी तरफ पोल खुल रही है मोहन सरकार की। देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर अब क्या खामियाजा उठाती है भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है आपको, क्या वाकई मध्य प्रदेश में मोहन सिंह यादव का मुख्यमंत्री बनना सबसे बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी की थी? क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।